जब मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी की, या जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे इंदिरा गांधी पर और खास तौर पे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही थी, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण को किसी जुमले से आगे जाकर समझना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए जरूरी था कि हरित क्रांति के बाद शास्त्री जी जिस हरित क्रांति को लेकर आए थे, उसके बाद किसानों की जो आर्थिक जरूरतें हैं, जो लोन की जरूरत है, जो गांव में उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसके लिए गांव-गांव तक बैंक जा सकें, कोऑपरेटिव बैंक जा सकें, उसको लोन मिले और वो अपनी खेती को व्यापार की तरह कर सके, वो अपनी खेती में नई नई तकनीक, नए नए ट्रैक्टर्स आए, आप देखते हैं नई नई मशीनें आई। ये सारी कुछ तभी आ पाई जब बैंकों का लोन मिलना आसान हुआ, और जब ये सारी चीजें आ गईं तब किसान उस हालत में पहुंचा कि जब उसने मोर्चा लगाया तो हमारे न्यूज चैनल वाले लोग, उनको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उनको सरकारी मीडिया कहता हूं, कि हमारे सरकारी मीडिया वाले लोग वहां जाकर कूलर और खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था देख सके। दरअसल ये दृष्टि का मामला है, इस बात को समझना चाहिए कि ये दृष्टि का मामला है। एक तरफ हमारे यहां एक ऐसी दृष्टि है जो मानती है कि पैसे का, रुपए का, सुख का, सुविधाओं का, इन सारी चीजों का हक सिर्फ उनके पास है जो करोड़पति हैं, जो पूंजीपति हैं। दूसरी तरफ एक दृष्टि गांधी के जमाने से आज तक रही है जो ये सोचती रही है कि ये सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें आखिरी आदमी तक पहुंचनी चाहिए। एक दृष्टि है जो मानती है कि किसान को प्रेमचंद का वही हल्कू होना चाहिए जो जाड़े की रातों में थक कर आखिर में किसानी छोड़ दे और यहां पर शहरों में आकर सस्ता मजदूर बन जाए। एक दृष्टि वह रही है जो चाहती है, या जो कहती रही है, या जो कोशिश करती रही है कि गांव में इस तरह की समृद्धि आए कि किसान और किसान के बेटे को सुख सुविधाओं के लिए गांव से बाहर न जाना पड़े। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं जब भी पढ़ता हूं या जब भी समझने की कोशिश करता हूं तो मैं उसको इसी दृष्टि के एक विस्तार की तरह देखता हूं। ऐसे ही एक और चीज जिस पर बहुत कम बात होती है अब, क्योंकि राजे महाराजे अब रहे नहीं, प्रीपर्स की समाप्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी राशि जा रही थी या सरकार का कोई नुकसान हो रहा था, लेकिन प्रीपर्स की समाप्ति ने यह घोषणा कर दी कि इस देश में अब जनता राजा है। इस देश से जो राजे महाराजे निजाम सुल्तान हैं उनकी अंतिम विदाई हो गई। और जब इंदिरा जी को याद कीजिए या इंदिरा जी की बात कीजिए तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सबके बावजूद वो एक महिला थी। आज भी जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं या कर रही हैं, मैं कहना चाहूंगा, उनको पता है कि महिलाओं का रास्ता आसान नहीं होता। लग सकता है एक बार कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, मोतीलाल नेहरू की ग्रैंडडॉटर थी, महात्मा गांधी के करीब रही थी, इसलिए उनके लिए राजनीति आसान रही होगी। लेकिन इसी मोड़ पर याद कीजिए कि राम मनोहर लोहिया ने उनको गूंगी गुड़िया कहा। इसी मोड़ पर कुछ और कमेंट्स उस जमाने के जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, उनको थोड़ा रुक कर याद करें। इतनी आसान जिंदगी औरतों की कभी नहीं होती है, चाहे वो कहीं भी पैदा हो जाए। शुरुआत की ही बात करता हूं, जब वो पैदा हुई तो रूप रानी जो उनकी दादी थी थोड़ा उदास चेहरे के साथ बाहर निकल कर आई, ये बताने के लिए कि लड़की हुई। दिल्ली में हो आप, चाहे साउथ में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में, कम से कम हिंदुस्तान के बारे में मैं जानता हूं कि आज भी लड़की के पैदा होने की खबर खुशी खुशी देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। मोतीलाल नेहरू ने उस समय उनको बिल्कुल रोका था और कहा था कि ये मेरी जो एक नातिन है 1000 नातियों के बराबर होगी। ये अलग बात है कि वक्त में मोतीलाल नेहरू को सही साबित किया। उसके बाद की भी उनकी अगर जिंदगी आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा घर जो घर से ज्यादा धर्मशाला है, जहां रोज सैकड़ों लोगों का खाना बनता है, रोज सैकड़ों लोग आते हैं। एक ऐसा पिता जो लगातार जेल में रहता है, एक ऐसा दादा जो लगातार जेल में रहता है, एक ऐसा परिवार जिसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो जेल में ना गया हो, एक माँ जो लगातार बीमार रहती हैं, बीमार होने के बावजूद जेल जाती हैं, आंदोलन में हिस्सा लेती हैं। वहां पलना बाहर से तो अच्छा लग सकता है, बाहर से आपको लग सकता है कि इतने ज्यादा पैसे वाले, इतने ज्यादा अमीर, इतने ज्यादा मतलब पॉलिटिकली एक्टिव घर में वो बड़ी होती हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं कि बचपन में उनका खेल क्या था, मैं इंदिरा गांधी की एक जीवनी अभी पढ़ रहा था,
तो वो खेल ये था कि अपनी गुड्डे गुड़ियों को वो खड़ा कर देती थी लाइन से, और जो उनके लिए सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनको बिठा देती थी और वहां खड़े होकर पॉलिटिकल भाषण देती थी। जब 1967 में उनका एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि शुरुआती दौर में तो आप बहुत खराब भाषण देती थी, किसी तरह से पढ़ देती थी, बस जनता से भागती थी, अब आप इतना अच्छा भाषण कैसे दे पाती हैं? तो उन्होंने कहा कि जो 4 साल 5 साल की उम्र में उन गुड्डे गुड़ियों के साथ मैंने प्रैक्टिस किया, वो आज काम आ रही है। 4 साल की थी जब जवाहरलाल नेहरू को पहली बार जेल हुई, पहली बार मुकदमा चल रहा था, मोतीलाल नेहरू की गोद में बैठी हुई थी और उनकी जीवनी बताती है कि पूरे टाइम वो जज की आंखों में आंखें डालकर देखती है। मैं 4 साल की बच्ची क्या करती है इससे बहुत कुछ तय नहीं होता है, लेकिन आगे के जीवन में जिस तरह की हिम्मत उनके अंदर थी। देखिए, नारे जरूर लगाइए लेकिन बीच में बात मत कीजिए। नारे लगाएंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, बीच में बात करेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ये फर्क है, इसलिए प्लीज। तो जो उनके अंदर हिम्मत थी, वो हिम्मत आज सीखने वाली चीज है। मैं 3-4 उदाहरण दूंगा। सबको पता है कि जब वो गई थी वहां पर, क्या कहते हैं, भुवनेश्वर में गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए और पथराव होना शुरू हो गया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया? ना तो भागी, ना तो चिल्लाई, ना तो डरी, चुपचाप खड़ी रही। एक पत्थर उनकी नाक पर लगा, एक पत्थर से उनका होंठ कट गया, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही, वैसे ही तनी हुई, और जब खड़ी रही तो पथराव बंद हो गया। दूसरी घटना मैं बताऊं, जबलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जबरदस्त दंगे हुए थे। आजादी के बाद शायद उस इलाके में पहली बार उस तरह के दंगे हुए थे। इंदिरा गांधी उस समय किसी पद पर नहीं थी, वो उठी और सीधे जबलपुर चली गई और तब तक वहां रही जब तक दंगे शांत नहीं। तीसरा उदाहरण, भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध चल रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी मेरे ख्याल से उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। वो सीधे लाम पर पहुंच गई, जहां पर युद्ध चल रहा था वहां पर पहुंच गई, और उस समय किसी ने कमेंट किया था कि इस पूरे मंत्रिमंडल में इकलौता मर्द कोई है तो वो इंदिरा गांधी है। और इसके पहले की बात बताऊं, भारत चीन युद्ध चल रहा था 1962 में, और उस युद्ध में जो हमारी हालत थी वो आप जानते हैं। हम विजेता नहीं हो रहे थे, ये स्वीकार करने में। युद्ध में कोई हारता है कोई जीतता है ये महत्वपूर्ण है कि युद्ध में हमने हिस्सा लिया और लड़ाई लड़ी। आज हम एक ऐसे शासन में हैं कि अरुणाचल में कॉलोनीज पर कॉलोनी बन रही हैं, लड़ाई लड़ने की बात को छोड़ दीजिए, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। हमने उस समय लड़ाई लड़ी, हारी, ठीक है, हमारी गलती हो सकती है, मैं उस पर बात करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन 1962 की उस लड़ाई में इंदिरा गांधी कहां थी? इंदिरा गांधी 1962 की उस लड़ाई में तेजपुर में थी, जहां पर लड़ाई चल रही थी। यानी जहां मुश्किल वक्त था वहां इंदिरा हमेशा खड़ी दिखाई दी अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में। बेल्छी का डॉक्टर साहब ने बताया, और भी ऐसे तमाम सारे उदाहरण। एक बात हमेशा कही जाती है और मैं उस पर बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, गलतियों की बात की जाती है। लीजिए, आज मैं कांग्रेस के मंच पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि हाँ, नेहरू ने गलतियां की, हाँ, इंदिरा ने गलतियां की, हाँ, राजीव गांधी ने गलतियां की, और ये गलतियां इसलिए की कि जब आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी। अगर न करो काम न होगी गलती का एक सिद्धांत है, और एक हमारे सामने पिछले 7 साल का उदाहरण है जिसमें काम तो कोई नहीं है, गलतियां इतनी हैं कि कभी इतिहासकारों ने गिनी तो कई किताबें कम पड़ गई। वो गलतियां हुई, नेहरू से गलतियां हुई, मैं मानता हूं 1962 में उनसे गलती हुई, क्योंकि चीन जो नारे दे रहा था, चीन जो मानवतावादी बातें कर रहा था, उस पर नेहरू ने अपने भोलेपन में कहूं या डेमोक्रेसी से अपने प्यार में कहूं भरोसा किया। और जहां तक इमरजेंसी का मामला है, लगातार बातें होती हैं इमरजेंसी को, आप कुछ भी लिखिए तो वहां जाके कोई लिखाएगा इंदिरा गांधी तानाशाह थी और इमरजेंसी थी। मैं उस पीढ़ी से तो नहीं हूं जिसने इमरजेंसी देखी है, लेकिन उस पीढ़ी से हूं जिसने इमरजेंसी की कहानियां सुनी है। मेरे अपने नाना इमरजेंसी में गिरफ्तार हुए थे और भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देश में जो हाल है, जिसमें किसी को भी उठा के गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद 1.5 साल तक कोर्ट में जमानत की सुनवाई ही नहीं होती है। हमारे कानूनों में तमाम ऐसे कानून है जिसमें मैक्सिमम सजा 6 महीने की है, 3 महीने की है, साल भर की है, और यहां हम देख रहे हैं कि 1.5 साल तक लोगों को जेल में रखा जाता है, और ये सब डेमोक्रेसी के नाम पे होता है। ये ईमानदारी तो थी कि उन्होंने इमरजेंसी घोषित की। गलत या सही वो इतिहास फैसला करेगा, इतिहास पूछेगा सवाल। एक उदाहरण के साथ मैं बात करूंगा। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी दिल्ली में गांधी स्मृति संस्थान है। गांधी स्मृति संस्थान में जो
बताने वाला वो गाइड हुआ करता था, वो बताया करता था कि हिंदू महासभा के लोगों ने, हिंदू महासभा के गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद एबीवीपी के लोगों ने वहां पर बवाल किया। आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। एबीवीपी के लोगों ने वहां पर बवाल किया और हिंदू महासभा और आरएसएस का नाम गाइड के पास से हटा दिया गया। उसके बाद से गाइड हिंदू महासभा और आरएसएस का नाम नहीं लेता है। ये मैं एक इशारा कर रहा हूं। दूसरा इशारा, चूंकि गांधी हत्या पर मैंने काम किया है, गांधी पर मैं बात करता हूं, दूसरा इशारा मैं वहां से करूंगा कि मोरारजी देसाई कोर्ट में खड़े थे, सामने सावरकर थे। सावरकर के वकील ने मोरारजी देसाई से पूछा कि आपने गांधी की हत्या होने के तुरंत बाद सावरकर के घर के बाहर पुलिस लगवा दी, क्या कोई कारण था? मोरारजी देसाई ने जवाब दिया कि अगर सावरकर चाहते हैं तो मैं ये बता सकता हूं। सावरकर ने अपने वकील को इशारा किया और उसके बाद ये बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मालूम ये चला कि गांधी की हत्या के पहले, गांधी की हत्या के तुरंत बाद सावरकर के जो अंगरक्षक थे दामले और जो उनके सचिव थे, दोनों की गवाही पुलिस के पास आ चुकी थी कि हत्या करने से पहले, हत्या करने जाते समय दोनों बार गोडसे और उसके लोग सावरकर से मिले थे। अगर ये गवाही कोर्ट में आ गई होती तो सावरकर रिहा नहीं हो सकते थे। और इस बात का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मोरारजी देसाई ने आधी बात हटाकर अपनी जीवनी में खुद। तो इमरजेंसी के पहले के जो हालात थे जिस पर डॉक्टर साहब ने बात की, अभी तक उसका सच आना जरूरी है। अगर मुझे अभी भी लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, बातें बहुत गहरी थी, साजिशें बहुत गहरी थी। जिस तरह से समाजवादी नीतियां लागू की जा रही थी और जिस तरह से जनसंघ लगातार कमजोर हो रही थी, ये समझ में आता है कि इमरजेंसी की स्थितियां बनाई जा रही थी। आप सोच के देखिए, आज का जमाना यह है कि यूपी में प्रधानमंत्री की सभा होती है और परिवहन विभाग की बसें लग जाती हैं। और इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने वगैरह पर जो प्रतिबंध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया था, वो किस बात पे लगाया था कि एक सरकारी अधिकारी ने इस्तीफा देने के बाद उनकी थोड़ी सी मदद कर दी थी। सोच के देखिए, समझ में आएगा कि इमरजेंसी का मामला इतना सीधा नहीं है जितना कहा जाता है। बहुत लंबा समय नहीं है, मैं बहुत लंबी बातें भी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा। खिलरानी ने कहीं नेहरू के बारे में लिखा है, सेल्फ मेकिंग का प्रोसेस था। मोतीलाल के बेटे होने के बावजूद उन्होंने खुद का निर्माण किया। मैं इंदिरा के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि अगर इंदिरा की जीवनी को आप देखें तो वो सेल्फ मेकिंग का प्रोसेस था और वो अपने सबसे उरूज पे दिखाई देता है 1971 में। कश्मीर पर बहुत सारी बातें होती हैं, कश्मीर पर थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया हुआ है, लेकिन कश्मीर मामले पर इंडिया को अगर डिसाइसिव विक्ट्री मिली है, हम बांग्लादेश की केवल बात करते हैं, अगर कश्मीर मामले पर इंडिया को डिसाइसिव विक्ट्री मिली है तो वो शिमला समझौते के बाद मिली है। और शिमला समझौता कैसे संभव हुआ? शिमला समझौता तभी संभव हुआ जब बांग्लादेश में, बांग्लादेश की जो मुक्ति सेना थी उसको हमने समर्थन दिया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। ये फालतू बातें करना कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, कहीं दो बम चला देना, कहीं दो बंदूकें चला देना, अपने ही बंदे को वहां, अपना ही बंदा वहां पे जाकर कैप्ट हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, ये बातें कहनी बहुत आसान है। 1971 में जब अमेरिका धमकी दे रहा हो, जब आपके साथ ऐसा लग रहा हो कि शायद अपने लिए दिक्कत हो सकती है, उस समय यह कहना कि 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेजो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, एक युद्ध लड़ना और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट देना, ये बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए होता है, इसके लिए ऊपर वाले ने जितना सीना दिया हुआ है उसमें हिम्मत चाहिए होती है, उसमें ताकत चाहिए होती है और अपने देश की सेना पर सच्चा भरोसा चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे एक शेर बहुत पसंद है शकीब जमाली साहब का। यहाँ पर ढेर सारी महिला साथी बैठी हुई हैं। एक बात बिल्कुल जान लीजिए कि जब तक औरतें राजनीति से लेकर और बाकी सारी चीजों में डोमिनेंट नहीं होंगी, मैं सिर्फ आने की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक डोमिनेंट नहीं होंगी हमारी राजनीति का चेहरा मानवीय नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक जो वंचित वर्ग है, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं,
ये नेतृत्वकारी निकायों तक नहीं पहुंचेंगे, जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि कैसे इंदिरा गांधी ने उनको आगे लाने के लिए काम किया, जब तक वो नेतृत्वकारी निकाय में नहीं पहुंचेंगे राजनीति का चेहरा नहीं बदलेगा। शकील जमाली का वो शेर थोड़ा माहौल बदलने के लिए और अपनी बात खत्म करने के लिए, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही। इंदिरा गांधी वही औरत थी जिन्होंने भारत का और भारतीय राजनीति का रास्ता रोशन किया। बहुत शुक्रिया। जब तक सूरज चांद रहेगा